सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट डे होगा, उसके बाद में आज का क्विज होगा, फिर वीडियो को हम लोग आगे लेकर चलेंगे, न्यूज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा। ये वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुनी है, जो वीडियो के एंड में क्विज होगा उससे पता चलेगा। तो इसलिए अच्छे से वीडियो को सुनिएगा ताकि जब उस क्विज का आंसर आप लोग दें तो अच्छे से आप लोग मोटिवेट हो सकें इस वीडियो को देखकर। बाकी फीडबैक जरूर दिया कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है तो दोनों तरीके से फीडबैक आप लोगों को देना है, लाइक और डिसलाइक कर, ठीक है। बाकी कमेंट में अपना सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी सेहत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे जो है यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। 21 जून यानी कि कल के दिन यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट डे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा ये डे दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो योगा को रिकॉग्नाइज किया गया है वो हमारी कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इंटरनेशनल डे है पर हमारी कंट्री के ऊपर सबका फोकस रहता है इस डे को जब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करता है। अगर कोई काम न हो, अगर काम हो तो ही इंसान घर से बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए घर पर रहकर योगा लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो योगा एट होम एंड योगा विद लाइफ फैमिली, ठीक है। तो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, यानी कि घर पर योगा करें, अपने परिवार के साथ में योगा करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब के साल के लिए। सबसे पहले यहां पर जब बात की गई थी 21 जून के बारे में, तो यहां पर 21 जून जो है वो 2015 से सेलिब्रेट किया गया था यहां पर वर्ल्ड योगा डे के रूप में या फिर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि 21 जून में ऐसी क्या खासियत है कि 21 जून को यहां पर इसको चूज किया गया, क्योंकि 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि जब आप लोग पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोर्शन है यहां पर, तो इसमें ये 21 जून जो है वो सबसे बड़ा डे होता है। तो इसलिए यहां पर इसको योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई। नेक्स्ट अगर बात करें ये यहां पर योगा के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, योगा जो है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड आप लोग इसको नहीं बोल सकते। ये एक तरीके से आप लोगों की बॉडी के अंदर जो सांस जाना और बाहर निकलना, एक तरीके से आपका माइंड की आपकी बॉडी के साथ में मिलन आप लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन का योगा कर सकता है अगर वो अपनी लाइफ में कुछ फायदा लाना चाहता है। तो योगा होम एंड योगा विद फैमिली, तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब से कोविड-19 चल रहा है तो उसके चलते ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, आज की डेट में लोगों को एनकरेज किया जाता है इसी थीम के साथ में ताकि लोग घरों पर ही अपना योगा करें। और इसी के साथ में जो लास्ट ईयर की थीम है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पर बात की जा रही है योगा फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये लास्ट ईयर की थीम है, तो अब की बार की थीम पूछी जाए चाहे लास्ट ईयर की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर देखिए जो थीम्स होती है उन सबको A4 साइज की शीट पर आप लोग लिखा कीजिए ताकि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न हो और रिवीजन टाइम टू टाइम आप लोग करते रहें, ठीक है। तो ये था डे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने आज का क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इससे ये पता चलेगा लास्ट वाली वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों ने सुनी है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है यहाँ पर ये 20 जून को देखने को मिलता है आप लोगों को। तो ये जो अवेयरनेस फैलाता है कि रिफ्यूजी के बारे में, रिफ्यूजी जो लोग होते हैं अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर या फिर इन्वायरमेंट की वजह से, लड़ाई की वजह से कहीं और चले जाते हैं, तो उनके बारे में बात करता है। थीम क्या है इसकी, यानी कि फोकस एरिया क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन से राज्य के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको 10% रिजर्वेशन अभी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्सोन के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर यह बताना है कि ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर किस राज्य से रिलेटेड है जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। और इसको बेसिकली बनाया जाता है सूमी या फिर सीमा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। UNCTAD इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसके द्वारा बोला गया कि इंडिया के द्वारा 51 बिलियन US$ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया गया। मोस्ट ऑफ जो इंसेंटिव है यहाँ पर, ये आप लोगों को ये बताना है कौन सी इंडस्ट्री में आया। तो पहला तो आप लोगों को बताना है, दूसरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है केसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके बारे में याद होगा हम लोगों ने मॉर्निंग में भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं। ये किस कंट्री से रिलेटेड है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी इसको उड़ा दिया गया। तो यहाँ पर ये अभी किसके द्वारा यहाँ पर ये प्रपोज किया गया था, बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बताना है किसकी ईव पर, यानी कि 4 जून ये हमारी कंट्री में जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स यहाँ पर
पर स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पर 5 जो बेसिकली 4 जून जो है यहाँ पर ये एक तरीके से ईव है उस डे की, यानी कि वो डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोग याद रखते हैं इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डे भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, कोशिश करिएगा कि आंसर दीजिएगा सारे क्वेश्चंस के, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अटेम्प्ट जरूर कीजिए, ठीक है। जब तक प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहां से सफलता हाथ लगेगी, तो प्रयास जरूर करना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि रिफ्यूजी के साथ में स्टेप विद रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी के साथ में मिलकर थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है उनको हम लोग समझ सकें और उसके सॉल्यूशन निकाल सकें और अवेयरनेस फैलाई जा सके। सिक्किम है वो राज्य जहां पर अभी बात की गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन के बारे में। एक्सॉन के बारे में बात की गई थी, नागालैंड के अंदर यहाँ पर एक डिश देखने को मिलती है ये, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी नेटफ्लिक्स पर, इससे रिलेटेड एक अभी यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिला, उसके चलते न्यूज में थी मूवी टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर सोमी और सीमा ट्राइब के द्वारा ये तैयार की जाती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनसीटीएडी आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री को 51 बिलियन $US फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला 2018 में, यानी कि जो हमारी कंट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट किया गया तो ये $51 बिलियन है अब की बार 2019 में। आगे 20 का कब होगा, 20 का तब होगा जब यहां पर 20 खत्म हो जाएगा, तभी तो पूरे साल का एक एनालिसिस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट बात की जा रही है साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया के द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया था यहाँ पर केसोंग इंडस्ट्रियल ये एक कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली नॉर्थ कोरिया के अंदर कैसे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस था, तो बनाया गया था साउथ कोरिया के द्वारा, पर था नॉर्थ कोरिया के एरिया में, नॉर्थ कोरिया की लेबर को यूज करने की कोशिश की जा रही थी साउथ कोरिया की कंपनीज के द्वारा। पर लेकिन हुआ क्या, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने इस कंप्लीट बिल्डिंग को उड़ा दिया जो कि 2004 में बनानी स्टार्ट की गई थी। तो ये है यहाँ पर इनकी हरकतें जो भी हैं आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बात करते हैं तो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे एक दिन पहले यानी कि 4 जून को जन औषधि सुविधा ओक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स यहां पर ये एक तरीके से अनाउंस किए गए। बेसिक पर्पज क्या है कि जो नैपकिन्स होते हैं ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि आसानी से ये गल जाएं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका पर्पज है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर खासकर अगर बात करें तो किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहां पर ये इस तरीके से पेड़ देखने को मिलते हैं, यानी कि यहां पर बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा बोला गया है 2 यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। एक को बोला गया नीरा, यानी कि नीर आप लोगों ने सुना होगा पानी, और पाम जैगरी यानी कि जो गुड़ वगैरह बनाया जाता है पाम के ट्री से, ठीक है। तो वो बात की जा रही है यहां पर। तो बोला जा रहा है कि अगर इसको प्रॉपर वे में हम लोग मार्केट में लेकर आए इन प्रोडक्ट को और इसको प्रॉपर एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, तो काफी लार्ज स्केल पर ये इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। यानी कि क्या बात की जा रही है, बात ये की जा रही है कि आज के डेट में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती है जिससे बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है और बॉडी काफी बर्बाद होती है, उसको रिप्लेस कर सकता है ये नीरा। ये बेसिकली नेचुरल है, यहां पर एक तरीके से बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे नारियल का पानी आप लोग जिसे बोलते हैं नॉर्मली एक तरीके से, ठीक है, तो उस टाइप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर ये अभी लॉन्च किया गया, ये है यहाँ पर धानु पालघर महाराष्ट्र के अंदर में। तो बेसिकली जो नीरा है ये पाम का जो ट्री होता है उससे ये एक तरीके से सूरज से पहले इससे यहां पर ये पानी निकाला जाता है, ठीक है, जो कि कई सारे राज्य में आज के डेट में यूज भी किया जाता है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट है इसको प्रॉपर वे में मार्केट में सपोर्ट नहीं कर पाते, पर लेकिन काफी न्यूट्रिशन रिच हेल्दी ड्रिंक इसको माना जाता है। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती है उससे 100 गुना अच्छा आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नीरा के बारे में, तो आज की डेट में अगर आप लोग इसको मार्केट में लेकर आते हैं प्रॉपर प्रोडक्शन सपोर्ट के साथ में, तो काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। अबाउट 10 करोड़ जो पाम ट्री है अक्रॉस द कंट्री, अगर उनको यूज किया जाए तो कैंडीज, मिल्क चॉकलेट, पाम कोला, इसी के साथ में आइसक्रीम, ट्रेडिशनल स्वीट्स, काफी कुछ इससे बनाया जा सकता है। तो किसानों को काफी फायदा देखने को मिलेगा और दूसरी कंट्री के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी काफी कम रहेगी। कहीं ना कहीं जो हेल्थ है उसको भी हम लोग सुधार पाएंगे। तो एक तीर से कई सारे निशाने यहां पर लगाए जा सकते हैं। किसानों को फायदा होगा, हेल्थ सुधरेगी, इसी के साथ में इंडियन मेड प्रोडक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जिसके बारे में संविधान में लिखा है उसे संवैधानिक बॉडी बोलते हैं। जिसके बारे में ना तो संविधान में लिखा हुआ है ना स्टैट्यूट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये हमारी कंट्री में 1957 में बनाई गई थी अंडर एक्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 के हिसाब से। तो ये है हमारी कंट्री का एक्ट जिसके हिसाब से इसको बनाया गया था, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूट यानी कि लॉ के थ्रू बनाई गई थी। अप्रैल 1957 में यहां पर
ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो बोर्ड था उसको यहां पर इसने एक तरीके से ओवरटेक किया, यानी कि पहले यहां पर इस नाम से इसको पुकारा जाता था। मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलता है। 6 रीजनल ऑफिस है, जैसे दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस आप लोगों को इसके नजर आ जाएंगे। फाउंड किया गया था 1956 में। पर्पज ये है कि किस तरीके से प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है, ऑर्गेनाइज कराना है, स्टेब्लिश करना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को। तो ये बेसिक इसका पर्पज है। चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में यहां पर आता है। तो ये है क्वेश्चन जो कि आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, कई सारे इंपोर्टेंट। चेयरमैन आप लोग बताइएगा कौन है यहां पर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसको बोला जा रहा है यहां पर कोडुमरल एक्सकवेशन, यानी कि यहां पर खुदाई की गई और 10 के करीब पोर्ट और जो बॉल्स हैं यहां पर देखने को मिले, यानी कि कटोरे वगैरह और बर्तन वगैरह देखने को मिले। यहां पर ये माना जा रहा है कि जब पुराने टाइम में लोगों को दफनाया जाता था तो उसके आसपास वाले रीजन में यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती थी किसी पर्टिकुलर पर्सन को दफनाने के टाइम पर। तो ये बेसिकली एक तरीके से रिचुअल्स होती थी उस टाइम पर, ये यहां पर बोला जा रहा है, जो कि मेगालिथिक कल्चर यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि हिस्टोरिक टाइम पर यहां पर ये एक्टिविटी की जाती थी। जो यहां पर कोडुमरल जो बेसिकली ये विलेज है ये तमिलनाडु के अंदर है, इरोडे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बन सकता है, ये रिसेंटली न्यूज में है, तो आप लोगों से यहां पर रिवर का नाम पूछा जा सकता है। तो यहां पर नोयाल जो रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है ये है यहां पर नोयाल, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर कोडुमनन जो है यहां पर बेसिकली ये बात की जा रही है संगम लिटरेचर के बारे में भी, इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो है यहां पर स्टेट आर्कियोलॉजिकल ये जो डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए रिसेंटली अगर कोई चीज इस तरीके से न्यूज में होती है ना, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, कौन सी रिवर है क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती हैं। तो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा चीजों को ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में देखने को न मिले। हालांकि इसके बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है, आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, पर लेकिन यहां पर भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको जान लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इंडिया को यहां पर 192 में से 184 सीट मिली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, जो हमारी कंट्री को सपोर्ट किया गया। टोटल आप लोगों को पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं। 15 में से 10 तो है परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर और 5 है परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है उनको P5 के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, जो इसी के साथ में यूएसए और यूके, ये 5 कंट्री देखने को मिलेंगी। बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो जनरल असेंबली में यहां पर टाइम टू टाइम इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर इलेक्ट किए जाते हैं। 10 जो यहां पर जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग एरिया में, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर अगर बात करें अफ्रीकन और एशियन रीजन के अंदर में, तो यहां पर 5 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1 4 ईस्टर्न, ये यहां पर ये देखिए आप लोग इसको यहां से समझ पाएंगे, ठीक है। 10 सीट जो है ये आप लोगों के सामने कुछ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कैसे कैसे यहां पर सीट है। तो यहां पर अफ्रीका के लिए 3 है, एशिया के लिए 2 है, लैटिन अमेरिका के लिए 2 है, वेस्टर्न यूरोप के लिए 2 है, और इसी के साथ में ईस्टर्न यूरोप के लिए 1 है। यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन सब चीजों की, और इसी के साथ में यहां पर डिसीजन मेकिंग ऑर्गन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। तो यहां पर हमारी कंट्री जो चुनी गई है वो एशिया वाले रीजन से हमारी कंट्री को यहां पर चुना गया है, जिसमें 184 वोट का सपोर्ट हमारी कंट्री को देखने को मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोल सकते हैं। अफ्रीकन और एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में बात करें तो दो ईयर यहां पर एक तरीके से जो अरब कैंडिडेट को पुट किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, मान के होता क्या है सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है। और अभी हमारी कंट्री का बेसिक जो टारगेट है वो बोला जा रहा है यहां पर ORMS, यानी कि एक तरीके से हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग यहां पर जाएंगे तो इसके अंदर में कई सारे रिफॉर्म हम लोग लेकर आने वाले। इसको बेसिकली यहां पर बोला गया है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि जैसे कोविड-19 के चलते सब अपनी कंट्री के ऊपर फोकस दे रहे हैं, तो एक मल्टीलेटरल सिस्टम यहां पर होना चाहिए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को सपोर्ट कर सके। तो ये बेसिकली इसको यहां पर बोला गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के क्रूड ऑयल के बारे में, जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं। तो कच्चा तेल हम लोग बाहर की कंट्री से खरीद कर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद में अपनी कंट्री में पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें उससे निकालते हैं। तो बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, उनके द्वारा अनाउंस किया गया हमारी कंट्री में जो रिफाइनरी कैपेसिटी है, यानी कि जो बाहर से क्रूड ऑयल लेकर आते हैं फिर उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, उसकी कैपेसिटी को डबल किया जाएगा, यानी कि 450 से लेकर 500 मिलियन टन पर एनम 2030 तक करने की बात
की जा रही है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि आज की डेट में हम लोग कितना यहाँ पर इस तरीके से रिफाइन कर रहे हैं। तो आज की डेट में लगभग 250 मिलियन के करीब हम लोग यहाँ पर रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंजप्शन जो है पेट्रोल प्रोडक्ट का वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लगभग 213 ये यहाँ पर मिलियन टन के करीब हम लोग रिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बोला गया है इसको लगभग 500 मिलियन तक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो इसी के साथ साथ में हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा। बोला जा रहा है कि 2030 तक हमारा कंजप्शन जो है ये 335 मिलियन टन के करीब बढ़ने वाला है और 2040 तक ये 472 मिलियन टन के करीब बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको समझिएगा। तो इंडिया को एक तरीके से अगर बूस्ट देना है तो आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ग्रोइंग डिमांड के चलते यहां पर बूस्ट मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन जो है न्यू रिफाइनरी रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर बनाने की बात की जा रही है। ये 60 मिलियन टन एनम के हिसाब से इसको सोन स्टार्ट किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसमें काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। उसके द्वारा प्रपोज किए गए कुछ चेंज, यानी कि कुछ चेंज करने की बात की जा रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है? अगर आप लोग बेसिकली घर बनाना चाहते हैं तो जो कंपनी फाइनेंस करती है, पैसा देती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर जो चेंज किया जा रहा है उनमें बोला जा रहा है कि जो यहां पर डिफाइन किया जाएगा प्रिंसिपल बिजनेस और जो क्वालिफाई किया जाएगा एसेट्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, यानी कि प्रॉपर वे में उनकी डेफिनेशन और क्या क्या होनी चाहिए। इसी के साथ में डिफाइन किया जाएगा कि प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द हाउसिंग, और हाउसिंग फाइनेंस जो इनके द्वारा किया जाना है वो डिफाइन रहेगा। इसी के साथ में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, जिनका साइज 500 करोड़ या फिर उससे अबव, और नॉन सिस्टमेटिकली कैटेगरी में रखा गया है जिनका साइज 500 करोड़ या फिर उससे नीचे है, यानी कि 500 करोड़ से नीचे है। यानी कि एक तरीके से डिवाइड भी किया जा रहा है 500 करोड़ से ऊपर या फिर 500 करोड़ से नीचे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन है लिक्विडिटी को लेकर तो बात की जा रही है, तो सारा फोकस दिया जाएगा यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर, ताकि देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे कई सारी कंपनी अभी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। कई सारी कंपनी आज के डेट में डूब चुकी है, जिससे लोन लिया गया वापस नहीं मिला। तो इसके चलते वो भी सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, ताकि ऐसी हरकतें फ्यूचर में देखने को न मिले। इसी के साथ में ये यहां पर एक तरीके से अलाउ किया जाएगा लैंड करने के रियल इस्टेट जो डेवलपर है उसमें, ठीक है, होम बायर, और इसी के साथ में जो डेवलपर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बेसिकली है कि कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों को फायदा देखने को मिल सके। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते कंडीशन क्या है पूरी कंट्री में, तो हर एक लेवल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। तो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहां पर, जिसको बोला गया इंडिया का फर्स्ट आई लैब, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोसिस लैब, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। ये किया गया हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। कोविड-19 का टेस्ट किया जा सके खासकर रूरल एरिया, गांव वाले एरिया में, और इनएक्सेसिबल एरिया, यानी कि जहां पर चीजें एक्सेसिबल नहीं है तो वहां पर भी जाकर गांव गांव में ये टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एक दिन आप लोगों बताया था कि मेरे ही गांव के पास में एक गांव है, वहां पर भी अभी केस देखने को मिला। तो इसके चलते यहां पर रिसेंटली उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं गांव वाले एरिया में फैसिलिटी नहीं हो पाती है, तो इसके चलते ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इसी के चलते कम से कम वहां पर भी चीजों को एक्सेस कराया जा सके। सिटीज में जा रहे हैं तो वहां पर लोग एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए अपने आप ही यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहां पर ये आंध्र प्रदेश मिड टेक जोन, जिसको AMTZ बोला गया है, इसके साथ मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और AMTZ जो कमांड है, जो कोविड-19 का मेडाटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट जो बेसिकली है उसको बेसिकली लेकर चलेंगे। और जो भी क्रिटिकल हेल्थ केयर के अंदर जो भी आज के डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या शॉर्टेज देखने को मिल रही है, तो उसको यहां पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। AMTZ जो है, जिसको आंध्र प्रदेश मिड टेक जोन बोला जा रहा है, ये एशिया की फर्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी है। यूनिक डेडिकेटेड है यहाँ पर मिड टेक का, जो सपोर्ट कर रहा है वेरियस मिनिस्ट्री को अलग अलग लेवल पर, ठीक है। तो एक तरीके से मोबाइल अगर यूनिट रहेगी तो बायो सेफ्टी फैसिलिटी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी और प्रॉपर वे में यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकेगा। तो एक अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप लोग यहाँ पर इसका बोल सकते हैं, अगर ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है पावर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमारी कंट्री की जो पावर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा पूछा गया है स्टेट ओन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि PGCIL से, कि सेटअप करे सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, जिसको CTU बोला गया है, सेपरेट अकाउंटिंग और बोर्ड स्ट्रक्चर के साथ में, यानी कि अलग से CTU सेटअप करे जिसमें सेपरेट अकाउंटिंग रहे और बोर्ड स्ट्रक्चर रहे। PGCIL जो है वो इंगेज रहती है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में, यानी कि पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्लानिंग
प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेन करना, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है वो सारा PGCIL करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहां पर, जिसको बोला जाता है यहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहां पर एक तरीके से बेसिकली एलिगेशन है PGCIL पर कि जो आज की डेट में अगर बात करें एडवांटेज एज डेवलपर, तो पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है यहां पर जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूनिट के तहत यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इसका फायदा यहां पर PGCIL को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते जो डिसाइड किया गया है कि इमीडिएटली सेटअप की जाए CTU, जिससे पता चले कि क्या क्या कहां पर हो रहा है। 100% स्टेट ओन एंटिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि यहां पर सब्सिडरी की तरीके से काम करेगी, और ताकि देखा जाए कि क्या अकाउंटिंग है और क्या यहां पर चीजें हो रही हैं। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली ये काम किया जाएगा। स्टैट्यूटरी फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि CTU जो है वो अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जो फंक्शन असाइन किया जाएगा यहां पर सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा असाइन किया जाएगा, तो इसके चलते यहां पर सेपरेट हो जाएगा PGCIL इनटू न्यू CTU लिमिटेड, ताकि यहां पर दोनों अलग अलग काम कर सकें अपने अपने लेवल पर, कोई भी कंफ्यूजन न रहे चीजों को लेकर, ठीक है। तो 6 मंथ में देखते हैं चीजों को कंप्लीट करने की बात की जा रही है, तो जो भी होगा वो फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी के साथ में आज का क्विज देखेंगे। पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या डिस्कस किया है। फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर किसी भी तरीके से कहीं पर कोई कमी खामी है तो आप लोग उसमें जरूर अपना जो भी है एक तरीके से फीडबैक बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं एक डे के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की क्विज के बारे में, उसका आंसर आप लोगों के सामने था। इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसके द्वारा क्या स्टेप उठाए गए हैं और उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये हिस्टोरिकल चीजें जानी, रिवर के ऊपर कुछ मिला है तमिलनाडु के अंदर, वो जानने को मिला। अच्छा, ये एक न्यूज रहेगी, एक बार इसको भी देख लीजिए, ये फिर अगले दिन डिस्कस करनी पड़ेगी वरना फिर मुझे। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली काम कर रहे हैं, यहां पर एक तरीके से एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में। इसके द्वारा यहां पर अभी मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है जो PPE होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है उनको, जिसका नाम रखा गया है यहां पर, ये नाम आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो नवरक्षक इसका नाम रखा गया है। तो 5 जो हमारी कंट्री में MSME है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, यानी कि छोटे छोटे मझोले लघु उद्योग जो हैं उनको यहां पर बेसिकली जो सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी इसके द्वारा। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बेसिकली प्लान की जा रही है कि मास प्रोडक्ट यहां पर एक तरीके से लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से यहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको नवरक्षक के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। तो इनोवेशन सेल जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल मेडिसिन INHS, ये अश्वनी हॉस्पिटल मुंबई, तो ये भी यहां पर मिलकर काम करेगा। PP जो है यहां पर एक तरीके से टेस्ट और वेरीफाई की जाएगी यहां पर DRDO के साथ में मिलकर, इसी के साथ में ये यहां पर एक्रेडिटेड की जाएगी, ऑथराइज की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में, ठीक है, यानी कि प्रॉपर वे में चीजों को देखने को मिलेगा। और ISO जो स्टैंडर्ड है वो भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की साइड से, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो अप टू द मार्क देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आगे मैन्युफैक्चरिंग चलती है, ऐसा नहीं कि चाइना की तरीके से गाली पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर इसके बारे में जाना, क्रूड ऑयल के बारे में क्या क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में कैपेसिटी क्या है, RBI और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो जाना इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए रूरल वाले एरिया में, वो समझा। नेक्स्ट इंडिया के बारे में जाना, UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट के चलते, और इसी के साथ में हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बताना है कि किस अब की बार की जो योगा डे की थीम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट योगा डे किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट ये जो डे है 21 जून, ये यहां पर लॉन्गेस्ट डे होता है, कहां पर लॉन्गेस्ट डे होता है, नदन या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, ये बताना है। लास्ट ईयर की थीम क्या थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोडुमनल, तो ये विलेज किस राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है और कौन सी रिवर के ऊपर है और किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी पता होना चाहिए। नेशनल रिसर्च जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर देखने को मिलते हैं और किसके नाम से यहां पर PPE जो तैयार की जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है कि फर्स्ट आई लैब के बारे में यहां पर बात की, जो कि एक्सेसिबल होगी उन एरिया में जहां पर ये चीजें नहीं पहुंच पाती है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, यहां पर ये आप लोगों को बताना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस एक्ट के थ्रू यहां पर बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर को तभी लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। ये फीडबैक की तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट यहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगी, लिंक सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।